नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे। तो दोस्त जैसा कि आपको मालूम है कि बिहार स्पेशल का जो हम सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें कि टॉप 2000 प्रश्न का संग्रह हम इस सीरीज़ में लेकर आए हैं। जिन विद्यार्थियों को भी नहीं मालूम है, उनको बता देना चाहते हैं कि पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आप जाके वीडियो के माध्यम से और प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो ये जो वीडियो है, ये पार्ट 3 है, ठीक है ना? जो कि आपको काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाया जाएगा। बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप करते हो, ये चैनल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब आप एग्ज़ाम सेंटर में जब जाइएगा, तो आपको खुद देखने को मिलेगा कि इसमें से क्वेश्चन कहीं न कहीं आपको ज़रूर आएगा, ठीक है ना? तो देखिए ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन करवा दिया जाएगा। 100% एग्ज़ाम संभावित प्रश्न करवाया जाएगा और प्रत्येक प्रश्न का ना 360 डिग्री एनालाइज़ करवाया जाता है। तो जो भी नए व्यूअर है और बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, ये चैनल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। अब हम बिना समय गँवाए चलते हैं अपने 21 नंबर सवाल पे, जो कि आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में 20 यानी कि 20 नंबर तक कंप्लीट करवा दिया गया है। तो चलिए बिना समय गँवाए हम अपने सवाल पे चलते हैं और अपने प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए आज का जो प्रश्न क्या है, तो आज का जो प्रश्न है 21 नंबर सवाल है। सवाल क्या है कि बिहार के किस जिले में गेहूँ का उत्पादन सर्वाधिक होता है? बहुत सारे स्टूडेंट को मालूम होगा और बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं मालूम होगा। देखिए दोस्त बता देना चाहते हैं कि पहले ऑप्शन देख लीजिए क्या है। तो देखिए ये जहानाबाद है, भोजपुर है, रोहतास है और ये पटना है। तो देखिए दोस्त ये गेहूँ हो या फिर आपको धान पूछे, ठीक है ना? तो बिहार के सबसे ज़्यादा जो है रोहतास वाला जिला में आपको सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। ध्यान से इस चीज़ को याद रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना बीपीएससी में बार-बार पूछता है, ठीक है ना? बीपीएससी हो या किसी भी बिहार के एग्ज़ाम हो उसमें बार-बार ये क्वेश्चन रिपीट करता है। तो गेहूँ का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? रोहतास जिला में होता है और धान का भी सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? रोहतास जिले में ही होता है, ठीक है ना? चलिए इसके बारे में और भी देख लेते हैं। तो देखिए आपको बताया ही कि ऑप्शन सी यानी कि रोहतास में होता है। तो देखिए इसके बाद जो है देखिए बिहार के किस जिले में होता है गेहूँ का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो रोहतास जिले में होता है और इसके बाद पूछेगा तो ये मुज़फ्फरपुर में होता है। ठीक है ना? चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बस दोस्त आपको ध्यान से बस क्वेश्चन को देखना है। जितना हम बता रहे हैं बस आप उसको ध्यान से देखते रहना है। ठीक है ना? 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई थी? ऑप्शन ए है कादरिया और ऑप्शन बी है फिरदौसिया और ऑप्शन सी है कलंदर या फिर ऑप्शन डी है कुंवारिया। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखने से पहले जिन विद्यार्थियों को भी इसके बारे में आंसर मालूम है, आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दे सकते हैं। तो चलिए हम इसका एनालाइज़ देखते हैं। तो देखिए इसका व्याख्या क्या है? तो ऑप्शन बी यानी कि फिरदौसिया हो जाएगा और फिरदौसिया सिलसिले की स्थापना जो है बिहार में हुई थी और ये कहाँ हुआ था? ये भी यानी कि बिहार शरीफ में हुआ था, ठीक है ना? और भारत में इसकी स्थापना जो है शेख बदरुद्दीन यानी कि समरकंदी ने 13वीं शताब्दी में बिहार की शेख सफरुद्दीन यामिया यानी कि मनूरी के इसके प्रसिद्ध संत थे। कौन थे? शेख सफरुद्दीन याहिया मनूरी, ठीक है? इसके क्या थे? प्रसिद्ध संत थे जो कि फिरोज तुगलक के समकालीन थे। समकालीन का मतलब क्या होता है? जैसे कि इनके जो भी उनके समय में जो व्यक्ति थे उन्हीं को समकालीन बोला जाता है। ठीक है? इनके शासनकाल में जो व्यक्ति थे उस टाइम उनको समकालीन बोला जाता है। तो उनके समकालीन कौन थे? शेख सफरुद्दीन याही मुनव्वरी इनके समकालीन थे, ठीक है ना? अब चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है? तो देखिए 23 नंबर सवाल है। सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में बदल दिया? जैसे कि बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद। ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1909 और ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1935 और ऑप्शन डी क्या है? उपरोक्त में से एक से अधिक। जिन विद्यार्थियों को मालूम है आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देख सकते हैं। तो चलिए इसका हम व्याख्या देखते हैं काफ़ी आसान भाषा में, ठीक है ना? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत एक सदनीय विधायिका को द्विसदनीय स्वरूप में परिवर्तन कर दिया गया। जिसमें कौन-कौन आ जाएगा? देखिए ये विधानसभा और विधान परिषद दोनों की स्थापना किया गया। कब किया गया? 1919 भारत सरकार अधिनियम 1919 में। समझ में आ गया ना दोस्तों? तो देखिए आपको इतनी आसान भाषा में सारी चीज़ एनालाइज़ करवाया जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि जो 24 नंबर सवाल है, यानी कि 24 नंबर सवाल है। सवाल क्या है कि सोन नदी का उत्पत्ति स्थल जो है अमरकंटक कहाँ स्थित है? आपको पता ही है कि जो सोन नदी है कहाँ से निकलती है? अमरकंटक में। तो वही पूछ रहे हैं कि आखिर वो अमरकंटक कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ए है राजमहल पहाड़िया, ऑप्शन बी है महादेव पहाड़िया और ऑप्शन सी है मकालू पहाड़िया और ऑप्शन डी है मैकाल श्रेणी। तो चलिए इसका आंसर देख ले, जिन भाई को जानकारी है इनका आंसर आप दे सकते हैं, नहीं तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए इसका आंसर देखते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि मैकाल श्रेणी। अब मैकाल श्रेणी कहा ये भी देख ले, देखिए अमरकंटक जो है मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में मैकाल पर्वत श्रृंखला में स्थित है। कहाँ पे है? मैकाल पर्वत श्रृंखला में स्थित है। और मैकाल पर्वत कहाँ है? अमरकंटक जो कि एमपी में पड़ता है, ठीक है ना। अब देखिए, तथा यह विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं का मिलन बिंदु है, ठीक है ना। वहां पर ये मिलन बिंदु है जहां पर मैकाल पर्वत श्रृंखला स्थित है, ठीक है ना। अब देखिए अमरकंटक से 3 प्रमुख नदियों का उद्गम होता है। कौन कौन सी नदियां है? तो पहला क्या है? नर्मदा नदी। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी माना जाता है, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन में यानी कि 2 नंबर क्या है? सोन नदी, यह गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी, ये तो बिल्कुल आपको पता है। और 3 नंबर क्या है? जोहिला नदी, ये सोन नदी की एक सहायक नदी है। देखिए, ये सोन नदी गंगा की सहायक नदी है और जोहिला नदी ये सोन की सहायक नदी है। इसको आप ध्यान से रखिएगा। एक पड़ता है जलप्रपात, ठीक है ना? कौन सा जलप्रपात है? कपिल धारा जलप्रपात। यहाँ का एक प्रमुख जलप्रपात है। इस जलप्रपात को आप ध्यान से याद रखिए। ये एक हर एक माने सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का, खासकर एमपी वाला, उसमें ये क्वेश्चन बार-बार पूछता है, ठीक है ना? तो देखिए ये कपिल धारा जो जलप्रपात है, यहाँ का ये प्रमुख जलप्रपात है। समझ में आ गया? अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? तो देखिए अगला प्रश्न है, ये 25 नंबर सवाल है। सवाल क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? ठीक है ना? ऑप्शन ए क्या है? राय बहादुर सतीश चंद्र, ऑप्शन बी है राजीव रंजन सिन्हा और ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद या फिर ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्त बता देना चाहते हैं, ये जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं बीपीएससी या बिहार के बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा हुआ सवाल है। तो आपको पी बाई क्यू तो करवाएंगे ही, पी बाई क्यू तो करवाएंगे ही, और साथ में इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं ना, आपको सब क्वेश्चन इसमें कंप्लीट करवाया जाएगा, ताकि जब आप एग्जाम में बैठे ना तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए नया न लगे। तो चलिए हम इसका एनालाइज देखते हैं बिना समय गंवाए, ठीक है ना। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजीव रंजन सिन्हा जी, ठीक है ना, जो कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? राजीव रंजन प्रसाद थे। अब इनकी कार्यकाल के बारे में जान लेते हैं। देखिए इनका कार्यकाल क्या है? 23 जुलाई 1935 से 6 सितंबर 1948 तक था इनका कार्यकाल, ठीक है ना। अब चलिए हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो देखिए अगला प्रश्न है, 26 नंबर सवाल है। सवाल क्या है? भारतीय हस्तलिपि के संदर्भ में बिहार में सुजीनी क्या है? देखिए सुजीनी जो शब्द है ना भाई, ये बीपीएससी या फिर बिहार के बहुत सारे एग्जाम में ये बार-बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। आखिर ये सुजीनी है क्या? ऑप्शन ए एक प्रकार का कांच का बर्तन है या फिर ऑप्शन बी है एक धातु शिल्प है या फिर ऑप्शन सी है एक प्रकार का कढ़ाई है या फिर ऑप्शन डी है एक प्रकार का मिट्टी का बर्तन है। तो दोस्त जिनको भी जानकारी है कमेंट सेक्शन में जवाब दे ही देंगे, और नहीं तो हम तो इसका बताएंगे ही। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि ये एक प्रकार का कढ़ाई है, और ये भी कपड़ों पे जो बनाया जाता है कढ़ाई, उसी के बारे में ये बात कर रहे हैं, तो उसी को सुजीनी बोला जाता है। चलिए इसका हम एनालाइज करते हैं काफी आसान भाषा में। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा? सी यानी कि एक प्रकार की कढ़ाई है। अब देखिए भारतीय हस्तशिल्प में सुजीनी की कला एक प्रकार की कढ़ाई हस्तशिल्प यानी कि हाथों से बनाया हुआ एक कढ़ाई है, जो कि साड़ियों पे आपको देखने को मिलता है। यह मुख्य रूप से मधुबनी, ठीक है ना, और मुजफ्फरपुर जिलों की महिलाओं द्वारा किया जाता है। अब देखिए मुजफ्फरपुर जो है सुजनी कला को भारत सरकार द्वारा जीआई टैग मिला हुआ है। समझ में आ गया ना? जीआई टैग मिला हुआ है। और आपको पता ही है कि मधुबनी का जो मिथिला पेंटिंग है उसको भी जीआई टैग मिला है, उसी की ये बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब चलिए हम अपन अगला प्रश्न पे चलते हैं। देख रहे हैं ना दोस्तों, आपको बिल्कुल आसान भाषा में सारी चीजें समझाया जाएगा, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगा। अगर कहीं दिक्कत आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हर एक कमेंट का रिप्लाई और सही आंसर दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन है, ठीक है ना। हम आपको बताएंगे कि ये चैनल और इस सीरीज में आपको हार्ड क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन और आपको इजी क्वेश्चन भी आपको
करवाया जाएगा, हर एक तरह से क्वेश्चन करवाया जाएगा ताकि आपको सारे क्वेश्चन बनाने का अनुभव हो जाए। तो चलिए आज का क्वेश्चन जो है 27 नंबर है। 27 नंबर क्या सवाल है कि बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए ये 4 कथन दिए हैं, उसमें विचार करना है कौन सही है और कौन गलत है। तो पहला कथन क्या है? ये बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है ना? जो कि ये बांका में नहीं है बल्कि भागलपुर में है। और दूसरा क्या है? इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। और तीसरा कथन क्या है कि बौद्ध धर्म का जो ब्रजयान संप्रदाय यहाँ का फला फूला था। और चौथा क्या है कथन कि यह खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। तो सब तो हम बता देंगे, आप बताइए कि इनमें से क्या सही होगा। ऑप्शन ए क्या है कि 2 और 3, ऑप्शन बी है 1 और 4, ऑप्शन सी है 1 और 3, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जिनको भी जानकारी है आप बता सकते हैं, नहीं तो चलिए इसका आंसर देखते हैं और एनालाइज करते हैं, ठीक है ना? तो देखिए 27 नंबर का एनालाइज क्या हो जाएगा? आंसर तो हो जाएगा 1 और 2। अब कैसे क्या इसके बारे में जान लेते हैं। तो कथन 1 और कथन 2 क्या हो जाएगा? गलत। देखिए गलत पूछा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। क्या पूछा हुआ है? गलत पूछा हुआ है। देखिए देख सकते हैं आप, इसमें क्या पूछा है? उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है, इसको बस ध्यान में रखिएगा। देखिए दोस्तों हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं। आप कभी भी एग्जाम सेंटर में बैठिएगा ना, जहाँ पर भी आपको गलत दिखाई दे, इसको आप हाइलाइट कर लीजिएगा, वैसे गोला कर लीजिएगा। नहीं लिखे, मुख्य लिखे, प्रमुख लिखे या फिर गलत लिखे, इसको आप ध्यान में रखिएगा, तभी जाके आपको कोई भी क्वेश्चन बना पाइएगा। नहीं तो आपको क्या होता है ना, क्वेश्चन बनाते आपको ध्यान से भटक जाता है। तो आप इसको गोला कर लीजिएगा ताकि आपको हाईलाइट रहेगा, ठीक है ना? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, आपको बताएं कि आपको कौन-सा गलत है? तो देखिए कथन 1 और कथन 2 गलत है, क्योंकि जो है वर्तमान में ये बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। देखिए उसमें क्या लिखा हुआ था? तो देखिए इसमें लिखा हुआ था आपको कि बांका जिले में स्थित है। क्या लिखा हुआ था? बांका जिले में स्थित है, जो कि गलत है। ठीक है ना? पहला गलत है। तो उसी प्रकार से ये कहाँ पे स्थित है? आपको भागलपुर में स्थित है। उसी के बारे में ये बात कर रहा था। देखिए कहाँ पर स्थित है ये? भागलपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने की थी, न कि गोपाल प्रथम ने। ठीक है ना? कौन किया था? धर्मपाल ने किया था, बल्कि गोपाल प्रथम ने नहीं किया था। ठीक है? अब देखिए बौद्ध धर्म की वर्जयान शाखा यहीं पर विकसित हुई थी। इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। वर्जयान शाखा कहाँ पे विकसित हुई थी? तो ये भागलपुर में ही विकसित हुई थी। ठीक है ना? अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि विश्वविद्यालय में अध्ययन के विशेष विषय कौन-कौन से थे? व्याकरण थे, तर्कशास्त्र थे, मीमांसा थे, खगोल विज्ञान थे, तंत्र थे और कानून और व्याकरण आदि भी इसमें सिखाए जाते थे। समझ में आ गया? और ये नेक्स्ट जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। देखिए ये क्या है? आचार्य दीपंकर श्रीज्ञान का नाम सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि इस विश्वविद्यालय के क्या थे? कुलपति थे। अब देखिए जो बख्तियार खिलजी के बारे में हम लोग जानते हैं ना, देखिए ये 1203 में बख्तियार खिलजी ने आक्रमण करके परिणाम स्वरूप यह विश्वविद्यालय को नष्ट कर गया था। कौन सा विश्वविद्यालय को? तो ये जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय को, जो कि भागलपुर में स्थित है, इसको जो है 1203 में बख्तियार खिलजी ने इसको जला दिया था। आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि सोचिए उसमें इतने बुक्स थे ना दोस्त, कि 6 महीना तो उसमें आग जो है जलती रह गई, इतने सारे बुक्स थे। तो देख सकते हैं आपको इतने आसान भाषा में आपको सारी चीज़ें कंप्लीट कराई जा रही है, ठीक है ना? अब चलिए हम आपको अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 28 नंबर सवाल है। सवाल क्या है? मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था? तो देखिए हमार भाषा मैथिली, ठीक है ना? ये लिखा है हमार भाषा मैथिली, तो इसी के बारे में बात कर रहा है। तो बोल रहा है कि किस वंश के शासनकाल में मैथिली भाषा का विकास हुआ था? ऑप्शन ए चेरो राजवंश के, ऑप्शन बी है उनियार राजवंश में और ऑप्शन सी है कर्नाटक राजवंश में या फिर ऑप्शन डी है पिथिपति राजवंश में। ठीक है ना? तो चलिए इसका एनालाइज देखते हैं, इसका एनालाइज क्या है? तो इसका एनालाइज क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो हो जाएगा सी, यानी ये कर्नाटक राजवंश में, जो कि आपको मैथिली भाषा का विकास कर्नाट वंश के शासनकाल के दौरान हुआ था। कर्नाट वंश का उदय कब हुआ था? 1097 ईस्वी में मिथिला में हुआ था। समझ में आ गया ना? आपको आंसर के साथ साथ एनालाइज भी करवाएंगे ताकि आपको क्वेश्चन समझने में दिक्कत ना हो। अब देखिए कर्नाट वंश के शासनकाल को मिथिला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिथिला का स्वर्ण युग। किसके शासनकाल में? कर्नाट वंश के शासनकाल में। समझ में आ गया? अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि मिथिला की एक भाषा है जो भारत के विभिन्न और झारखंड राज्यों
नेपाल के तराई क्षेत्रों में बोली जाती है। देखिए ये जो है, आप देख लीजिए, ये जो है हम आपको बिहार दिखा देते हैं बना के, ठीक है ना? ये देखिए, ये जो बिहार है, बिहार के बीचों-बीच से गंगा नदी जाती है। तो देखिए ये वाला जो एरिया है ना, ये शिवालिक या तराई वाला क्षेत्र बोला जाता है। जो नेपाल से नज़दीक वाला एरिया है, इसी को बोला जाता है तराई वाला क्षेत्र। तो यहाँ पर ये वाला जितने भी ज़िले पड़ते हैं ना, ये जितने भी ज़िले पड़ते हैं, यहीं पर जो है मैथिली भाषा का प्रयोग किया जाता है और बहुत सारा बोला भी जाता है। समझ में आ गया ना? अब चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 29 नंबर सवाल है। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन-सा शहर ये प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो देखिए ये मगध साम्राज्य तो यहीं पर नहीं था, ये फैलते-फैलते यहाँ पूरा ये हो गया था, ठीक है ना? तो देखिए यही पूछ रहा है कि मगध साम्राज्य थे, वो प्राचीन समय में आखिर इसकी राजधानी कौन-सी थी? ऑप्शन ए है राजगीर थी, या फिर ऑप्शन बी है वैशाली थी, या फिर चंपा थी, या फिर पाटलिपुत्र थी। तो इसको जो है आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना? तो ये देख लीजिए आप कौन-सा हो जाएगा, तो आपको बता देना चाहते हैं कि प्राचीन समय में जो है राजगीर जो थी, इसकी राजधानी हुआ करती थी, ठीक है ना? चलिए इसका एनालाइज़ देख लेते हैं, एनालाइज़ वो भी आसान भाषा में। तो देखिए, प्रारंभिक वैदिक काल में राजगीर जो है, या फिर राजगिरी बोल दीजिए या फिर राजगीर, उस टाइम जिसको राजगिरी बुलाया जाता है, अभी इसको राजगीर बुलाया जाता है, ठीक है ना? तो प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी थी। यह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ शहर था। इसे और किन-किन नामों से जाना जाता था? तो देखिए ये वसुमती, कुशग्रामपुर और गिरिब्रज के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है ना? तो समझ गए दोस्तों? तो देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, ठीक है ना? इसी तरीके से आपको सारा क्वेश्चन कंप्लीट करवाया जाएगा। बिना हिचकिचाहट से आप इस चैनल से जुड़े रहें और हर एक वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना? तो देखिए अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है 30 नंबर सवाल है, जो कि इस वीडियो का अंतिम सवाल है, ठीक है ना? आपको पता ही है कि हर एक वीडियो में आपको 10 क्वेश्चन करवाते हैं और बेहतरीन तरीके से करवाते हैं। तो 30 नंबर सवाल क्या है? और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा वीवीआई है। इसी को बार-बार घुमा-फिरा के ये क्वेश्चन बिहार के सभी एग्ज़ामों में बार-बार पूछता है, ठीक है ना? तो 30 नंबर सवाल क्या है कि कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? ऑप्शन ए 1912, ऑप्शन बी है 1947 और ऑप्शन सी है 1936, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सभियों को मालूम है कि हमारा जो बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च 1912 को मनाया जाता है, ठीक है ना? उसी टाइम जो है बिहार जो है प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। तो देखिए ये 1912 आपका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन चलिए हम इसका एनालाइज़ करके देखते हैं आसान भाषा में। तो देखिए इसका एनालाइज़ क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1912 इसका तो सही आंसर होगा ही। तो देखिए बिहार को पहली बार वर्ष 1912 में ब्रिटिश शासित भारत के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया था। ध्यान से देखिएगा, हम अब इसको पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना? इसको हम करा रहे हैं, आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो 1912 में जो है बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हो गया था। देखिए अब नेक्स्ट क्या है कि 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा दोनों को बंगाल से अलग करके बिहार और उड़ीसा प्रांत बनाया गया था। कब? 22 मार्च 1912 को, माने अधिसूचना जारी कर दिया गया था, ठीक है ना? अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा अलग-अलग प्रांत बन गए थे। 1 अप्रैल 1936 को क्या हुआ था कि उड़ीसा जो है बिहार से अलग हो गया था। समझ में आ गया ना? अब 22 मार्च 1912 को क्या हुआ था कि बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हो गया था। समझ में आ गया ना दोस्तों? तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वीवीआई क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार पूछा हुआ है और रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना? घुमा-फिरा के बार-बार ये क्वेश्चन पूछता रहता है, ठीक है? तो इसको ध्यान से आप देख लीजिएगा। तो दोस्त आपको देख सकते हैं वीडियो कैसा लगा? जिन विद्यार्थियों को, जिन भी दोस्तों को अच्छा लगा वीडियो, एक लाइक तो दोस्त बनता ही है, ठीक है ना? जो भी नए व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सीरीज़ कम से कम 2000 प्रश्न वीवीआई कंप्लीट करवाया जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, ठीक है ना?